Hello student, first of all, how are you? I hope you all are well. Students, अपने YouTube क्लासेस में ज्योग्राफी में जो चैप्टर 6 मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री कर रहे हैं, उसका नेक्स्ट लेक्चर जो आज अपने करने वाले हैं उसमें अपने करेंगे एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज़। एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज़ जनरली पहले भी आपके एग्जाम्पल इसमें आपने पढ़े हैं क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज़ में। तो इसमें एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज़ में कौन कौन सी इंडस्ट्रीज़ आती हैं? कॉटन, जूट, सिल्क, वूलन टेक्सटाइल आ जाएगी। उसके बाद में शुगर एंड एडिबल ऑयल, ये आपकी बता रखी है। ठीक है, इसमें अपने जो इस चैप्टर में अपने करनी है कॉटन टेक्सटाइल, जूट टेक्सटाइल और शुगर इंडस्ट्रीज़ अपने करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले अपने स्टार्ट करते हैं टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़। फर्स्ट टॉपिक है अपना टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़। टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ जिसमें कॉटन टेक्सटाइल है, जूट टेक्सटाइल है, उसके बाद अपने इसमें सिल्क टेक्सटाइल आ गया, वुलन टेक्सटाइल आ गया। तो ये 3-4 टाइप की जो इसमें इंडस्ट्रीज़ आती है टेक्सटाइल इंडस्ट्री में, उसमें अपने आपकी इस बुक में या इस चैप्टर में अपने कॉटन और जूट के बारे में पढ़ना है। तो जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है एक ऐसी इंडस्ट्री है इंडिया की बहुत ज़्यादा जिसकी इम्पोर्टेंस है कंट्री में। इम्पोर्टेंस किस किस के लिए है कि इसमें जो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन से रिलेटेड लेकर, जॉब या एम्प्लॉयमेंट जनरेशन से लेकर, और जो फॉरेन एक्सचेंज है उसकी अर्निंग से रिलेटेड, तो सभी के लिए तीनों पार्ट इसके लिए इम्पॉर्टेंट है कि इसमें सबसे ज़्यादा लोगों को जॉब एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करवाती है और इससे फॉरेन एक्सचेंज अर्न भी होता है। ठीक है, कंट्री का इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट भी होता है। ठीक है, स्मॉल से लार्ज लेवल तक या कॉटेज इंडस्ट्री से लार्ज स्केल इंडस्ट्री तक इसका जो वेरिएशन है या रेंज है जो अपने इसमें देखते हैं। अब अपने टेक्सटाइल इंडस्ट्री में जो फर्स्ट है वो है कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री। कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री के बारे में अपने स्टार्ट करें तो ये ट्रेडिशनल इंडस्ट्री है इंडिया की। ठीक है, मतलब कपड़े बनाना कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री में आता है। ये ट्रेडिशनल लेवल से, ट्रेडिशनल टाइम से, जिसमें हाउस होल्ड टाइप की, जिसमें अपने कह सकते हैं कि जो हैंड स्पिनिंग है, हाथ से काटना, हाथ से कपड़ा बुनना, वहाँ से स्टार्ट है। बाद में हैंडलूम आए तो तब से लेकर ये स्टार्ट है जब हाथ से कपड़े बनाते थे। उसके बाद में हैंडलूम या जिसे अपने हथकरघे कह देते हैं वो आए। उसके बाद में एवोल्यूशन की अपने बात करें तो जो 18वीं सेंचुरी है उसके बाद तब वहाँ पावरलूम भी आ गए इस इंडस्ट्री में। ठीक है, लेकिन जब कॉलोनियल पीरियड चल रहा था तो इंडिया के जो कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री है उसमें ड्रॉबैक्स आए। ड्रॉबैक्स क्यों आए? क्योंकि जो इंडिया की जनरली हैंडमेड क्लॉथ्स हैं वो जो इंग्लैंड है, ब्रिटेन है, उसके मिल मेड क्लॉथ से कंपटीशन नहीं कर पाए। उसके कंपैरिजन में ये महंगे पड़ते थे। ठीक है, उनकी फिनिशिंग भी ज़्यादा होती थी। तो ये कुछ डिफरेंस थे जिसकी वजह से इतना डेवलपमेंट नहीं हो पाया। फिर भी अपने डाटा के हिसाब से बात करें तो इंडिया में जो फर्स्ट सक्सेसफुल कॉटन मिल इस्टेब्लिश्ड हुई थी वो 1854 में मुंबई में हुई थी। ठीक है, और जब वर्ल्ड वॉर का पीरियड चल रहा था या इंटर वर्ल्ड वॉर पीरियड चल रहा था, 1914 से लेकर 1918 तक फर्स्ट वर्ल्ड वॉर चला। उसके बाद में 1939 से लेकर 1945 तक सेकेंड वर्ल्ड वॉर चला। इसके बिटवीन का जो टाइम था उस दौरान जो यूनाइटेड किंगडम है, इंग्लैंड है, उसका ध्यान उस वॉर में लगा रहा। उसका जो रिसोर्सेस बेस हैं उसने सारे के सारे उन्होंने अपना जो प्रोडक्शन है वो वॉर से रिलेटेड प्रोडक्शन करना शुरू कर दिया। इंडिया क्योंकि उसमें जैसे कॉटन टेक्सटाइल की बात करें तो उसका प्रोडक्शन भी वहाँ पे लो हो गया या प्रोडक्शन पे उन्होंने ध्यान नहीं दिया। इंडिया जो उनका कॉलोनीज था वहाँ पे इंडिया में अपने कह सकते हैं कि सूटेबल कंडीशन थी, फेवरेबल कंडीशन थी कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री लगाने के लिए।
तो उस टाइम इंडिया में जो कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री है उसको बूस्ट मिला, ठीक है, इसका प्रोडक्शन यहाँ होना स्टार्ट हो गया। तो इनिशियली क्या था, इंडिया में जो कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री है वो महाराष्ट्र, गुजरात रीजन में एस्टेब्लिश थी। यहाँ इंडस्ट्री इस्टेब्लिश होने की वजह क्या थी, जैसे अपने लोकेशनल फैक्टर में पढ़ा है ना कि कुछ लोकेशनल फैक्टर होते हैं कि किसी पर्टिकुलर जगह पे इंडस्ट्री इस्टेब्लिश्ड क्यों होती है। तो कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए जो लोकेशनल फैक्टर थे महाराष्ट्र और गुजरात में, वहाँ पे क्या था कि अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल, वहाँ की ब्लैक सॉइल में, ब्लैक कॉटन सॉइल जिसे रेगुलर सॉइल बोल देते हैं, वहाँ पे कॉटन का प्रोडक्शन अच्छा होता था। उसके बाद में कह सकते हैं कि लार्ज मार्केट वहाँ की, मुंबई की, और उसके बाद अपने कह सकते हैं कि लार्ज लेबर फोर्स, ठीक है, और मॉइस्ट क्लाइमेट, और इसके साथ अपने कह सकते हैं मॉइस्ट क्लाइमेट क्यों चाहिए होता है, क्योंकि मॉइस्ट क्लाइमेट में धागा नहीं टूटता, ठीक है, ये भी कंडीशन होती है। यहाँ पे मॉइस्ट क्लाइमेट या कोस्टल कंडीशन नहीं होती, वहाँ पे आर्टिफिशियली ये कंडीशन जनरेट करनी पड़ती है, तो वहाँ पे तो नेचुरली थी। उसके अलावा ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम की अपने बात करें तो ट्रांसपोर्टेशन के साथ साथ वहाँ पे पोर्ट फैसिलिटी भी अवेलेबल थी, ठीक है। तो ये कुछ लोकेशनल फैक्टर थे जिसकी वजह से इनिशियली जो कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री है वो महाराष्ट्र और गुजरात में इस्टेब्लिश्ड हुई थी। उसके बाद अपने बात करें तो जो कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री है उसका एग्रीकल्चर के साथ अपने कह सकते हैं कि रिलेशनशिप है, कॉम्प्लीमेंट्री है, क्योंकि जो इसको रॉ मटेरियल अवेलेबल होता है वो कहाँ से अवेलेबल होता है, एग्रीकल्चर से ही। कॉटन की एग्रीकल्चर अपने करेंगे तो वहाँ से रॉ मटेरियल अवेलेबल होगा, उसके बाद सारी की सारी प्रोसेस होगी। तो जो कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री है उसमें एक वाइड वैरायटी है किस बात की, जो एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करवाने की। वो वैरायटी स्टार्ट कहाँ से होती है, वेरिएशन वो स्टार्ट होता है फार्मर से। फार्मर कॉटन को ग्रो करेगा क्योंकि उसकी डिमांड कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री में होगी, ठीक है। फिर जो कॉटन बॉल वर्कर हैं, जो नरमा चुनने वाले हैं, कॉटन कपास चुनने वाले हैं, वो आ जाएंगे। इसके बाद में गिनिंग प्रोसेस में जो वर्कर हैं, अपने कह रहे हैं वर्कर इन गिनिंग, जो मतलब रेशे से बिनौले को, बीज को अलग करते हैं, गिनिंग वाले आ जाएंगे। उसके बाद में स्पिनिंग वाले आ जाएंगे, सूत काटने वाले, यार्न बनाने वाले आ जाएंगे। उसके बाद में वीविंग वाले आ जाएंगे, नीटिंग वाले आ जाएंगे। उसके बाद में डाइंग वाले आ जाएंगे, डिज़ाइनिंग वाले आ जाएंगे, ठीक है, टेलरिंग, और उसके बाद में स्विंग वाले, टेलरिंग स्विंग एक ही बात होगी। ये हो गए, इन सभी को ये वर्क प्रोवाइड करवाता है। इसके साथ साथ अगर कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री रन कर रही होगी कहीं पे, तो कुछ अदर इंडस्ट्रीज़ को भी ये क्या होता है कि सपोर्ट प्रोवाइड करवाता है, जिसमें केमिकल डाइज हो गया जिसमें, और उसके बाद में पैकेजिंग मटेरियल, और अपने कह सकते हैं इंजीनियरिंग वर्क्स। तो काफ़ी जॉब एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करवाने में भी इसका बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल है। बहुत वैरायटी ऑफ वर्कर्स को, वैरायटी ऑफ इंडस्ट्रीज़ को ये कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री की वजह से जो एम्प्लॉयमेंट है वो प्रोवाइड होता है। इसके बाद अपने बात करें कि जो इंडिया है
वहाँ पे जो स्पिनिंग है वो सेंट्रलाइज्ड है 3 स्टेट में। स्पिनिंग सेंट्रलाइज्ड इन महाराष्ट्र, तमिलनाडु और गुजरात में। लेकिन जो वीविंग प्रोसेस है वो डिसेंट्रलाइज्ड है। डिसेंट्रलाइज्ड कैसे है? क्योंकि जो ट्रेडिशनल स्किल है जिसमें कॉटन, सिल्क पे, जरी पे एम्ब्रॉयडरी वर्क करने की, तो उन सभी को मतलब एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करवाने के साथ साथ और अच्छी क्वालिटी की अपने कह सकते हैं कि वीविंग वो प्रोवाइड करवाते हैं। तो इसकी वजह से डिसेंट्रलाइज्ड है, छोटे छोटे सेक्टर में ऐसे फैली हुई है। तो जो स्पिनिंग है वो सेंट्रलाइज्ड प्रोसेस में मिलती है और वीविंग फैली हुई है। ठीक है, डिसेंट्रलाइज्ड है, विकेंद्रीकृत है। तो ये कॉटन टेक्सटाइल में हो गया। उसके बाद अपने बात करते हैं कि जो इंडिया है उसमें जो स्पिनिंग प्रोसेस है इंडिया की, वो वर्ल्ड लेवल पे कंपटीशन कर सकती है किसी अदर कंट्री के साथ। वर्ल्ड का जो यार्न प्रोडक्शन है उसका 1/4 इंडिया प्रोड्यूस करता है। ठीक है, हाई क्वालिटी यार्न प्रोड्यूस करता है और कैपेबल है किसी भी तरह के फाइबर को यार्न में कन्वर्ट करने में। ठीक है, तो इसमें काफ़ी एफिशिएंसी है, अपने कह सकते हैं कंपैटिबल है। और इंडिया के पास जो मशीनरी है वो बहुत अच्छे लेवल की, अच्छे स्तर की, जो इंटरनेशनल मार्केट में कंपैरिजन कर सकती है और इंडिया के यार्न की जो है वो डिमांड भी है। प्रॉब्लम कहाँ आती है? वीविंग प्रोसेस में। वीविंग प्रोसेस जो डिसेंट्रलाइज्ड है, इंडिया में कुछ ही जो बड़ी फैक्ट्रीज़ हैं, ठीक है, और बाकी छोटे छोटे से लेवल पे वीविंग का जो काम होता है वो होता है। तो वो इंडिया का जो यार्न प्रोडक्शन है उसका बहुत ज़्यादा यूटिलाइजेशन वो नहीं कर पाता है, थोड़े लेवल पे ही उसका यूटिलाइजेशन कर पाता है। जिसकी वजह से क्या होता है कि इंडिया को जो यार्न है वो दूसरे कंट्रीज़ को एक्सपोर्ट करना पड़ता है और जो गारमेंट प्रोडक्शन करने वाले हैं उनको जो फैब्रिक है, कपड़ा है, वो दूसरे कंट्रीज से इंपोर्ट करना पड़ता है। ये थोड़ी सी डिफ़िकल्टी इंडिया के साथ आ जाती है। इंडिया जो यार्न है उसको किन कंट्री को एक्सपोर्ट करता है? सबसे ज़्यादा जापान को करता है। ठीक है, इसके अलावा जो कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री के प्रोडक्ट हैं अलग अलग, वो एक्सपोर्ट किए जाते हैं यूएसए, यूके, रशिया, फ्रांस, ईस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज़। ठीक है, उसके बाद आ जाएगा इसमें आपका नेपाल आ जाएगा, सिंगापुर आ जाएगा और श्रीलंका आ जाएगा। ठीक है, ये कुछ देश हैं जिसको इंडिया जो है अपना यार्न या कॉटन टेक्सटाइल के जो प्रोडक्ट हैं वो एक्सपोर्ट करता है। इसके अलावा इंडिया में अपने बात करें कि जो स्पिनिंग और वीविंग का काम है वो हैंडलूम, पावरलूम और मिल सेक्टर में किया जाता है, इस चीज़ का भी ध्यान रखना। और इंडिया जो है उसमें जो खादी ग्रामोद्योग है उसमें लोगों को घर बैठे ही एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करवाया जाता है वीविंग प्रोसेस के लिए, कि उनको घर घर जाकर जो यार्न प्रोवाइड करवा दिया जाता है उससे वो कपड़ा बुन देते हैं। खादी ग्रामोद्योग के अंतर्गत भी ये होता है। ठीक है, तो एक चीज़ इसमें अपने जो इसकी प्रॉब्लम्स हैं वो पढ़ने से पहले अपने जो बार बार बात कर रहे हैं कि कभी अपने यार्न की बात कर रहे हैं, कभी स्पिनिंग की, वीविंग की, तो टेक्सटाइल इंडस्ट्री या कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री में वो प्रोसेस क्या होता है? इंडिया की ये अकेली ऐसी इंडस्ट्री है जो फाइबर प्रोडक्शन से लेकर
और गारमेंट प्रोडक्शन तक जितने भी प्रोसेस हैं सभी इंडिया में ही होते हैं या सेल्फ रिलायंट है इंडिया इसके प्रोडक्शन में, फाइबर से लेकर और गारमेंट प्रोडक्शन से, मतलब रॉ मटेरियल से लेकर फिनिशिंग गुड तक जो भी इसमें प्रोसेस हैं या जो सिस्टम वर्क करता है उस सभी में सेल्फ रिलायंट है। तो इसमें जो प्रोसेस होती है उसमें जैसे फाइबर प्रोडक्शन हो गया, फाइबर प्रोडक्शन के बाद में क्या होती है, स्पिनिंग होती है। स्पिनिंग से क्या बनता है, यार्न बनता है। और स्पिनिंग के बाद होती है वीविंग, निटिंग प्रोसेस। काटने के बाद बुनने की प्रोसेस आती है, उससे क्या बनता है, फैब्रिक बनता है। और वीविंग निटिंग के बाद आती है डाइंग और फिनिशिंग। डाइंग और फिनिशिंग प्रोसेस होती है। डाइंग और फिनिशिंग के बाद जो प्रोसेस आती है वो आती है गारमेंट मैन्युफैक्चरिंग की। इससे क्या बनता है, जो गारमेंट बनता है। ठीक है, तो ये एक प्रोसेस है फाइबर प्रोडक्शन, रॉ फाइबर जिसमें होगा रेशा उत्पादन हो गया, उसकी स्पिनिंग होगी, सूत बनेगा, वीविंग नीटिंग होगी, फैब्रिक कपड़ा बनेगा, डाइंग फिनिशिंग होगी, गारमेंट मैन्युफैक्चरिंग होगी, तो उससे क्या बनेगा, गारमेंट बनेगा। अब अपने कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री का लास्ट टॉपिक जो है जिसमें अपने प्रॉब्लम्स के बारे में बात करनी है कि कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ की प्रॉब्लम्स क्या है। वैसे तो ये इंडिया की सबसे मेजर इंडस्ट्री है जो सबसे ज़्यादा लोगों को एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करवाती है, अदर इंडस्ट्रीज़ को भी सपोर्ट प्रोवाइड करवाती है। ठीक है, उसके थ्रू भी लोगों को इनडायरेक्टली जो है वो एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करवाती है ये इंडस्ट्री। लेकिन कुछ प्रॉब्लम्स हैं इसकी, तो प्रॉब्लम्स में अपने बात करें तो जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है इसकी वो प्रॉब्लम है कि यहाँ पे जो स्पिनिंग प्रोसेस है जिसमें अपने क्या देते हैं, यार्न बनता है, सूत बनता है, तो उसके प्रोडक्शन में तो एक बड़ा हिस्सा है वर्ल्ड ट्रेड में इसका या वर्ल्ड लेवल पे प्रोडक्शन में। ठीक है, तो यार्न तो इंडिया बहुत अच्छा बनाता है, बहुत ज़्यादा मात्रा में क्वांटिटी में बनाता है, वर्ल्ड लेवल पे उसका कंपटीशन हो सकता है। लेकिन प्रॉब्लम इसके बाद शुरू होती है, जैसे अपने पहले भी बात करके आए हैं कि यार्न के बाद जो फैब्रिक बनना होता है और फैब्रिक के बाद जो गारमेंट बनना होता है, तो ये प्रोसेस भी इंडिया में है, ये भी है, यहाँ पे डिफ़िकल्टी आ जाती है। तो ये प्रोसेस कौन सी है, वीविंग और निटिंग की। ठीक है, यहाँ पे जो मशीनरी है वो अच्छे लेवल की है, अच्छे वर्ल्ड वाइड कंपटीशन लेवल की है, लेकिन जो वीविंग और निटिंग प्रोसेस है वहाँ पे दिक्कत का सामना इंडिया में करना पड़ता है। जो ये मशीनरी है वो ओल्ड है, अच्छी क्वालिटी की नहीं है, अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्शन नहीं करती, उसको अपग्रेड करने की ज़रूरत है। ठीक है, वो एक प्रॉब्लम की बात यहाँ पे आ गई अपने। तो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है। इसकी वजह से क्या होता है, जैसे अपने बात हुई है कि यार्न इंडिया को एक्सपोर्ट करना पड़ता है क्योंकि फैब्रिक बनाने की जो फैक्ट्रीज़ हैं वो उतनी नहीं है, उतनी एफिशिएंसी वाली नहीं है। और जब इंडिया को गारमेंट मैन्युफैक्चरिंग करना होता है तो बाहर से फैब्रिक को इंपोर्ट करना पड़ता है। मतलब यार्न तो भेज रहे हैं, अगर यार्न से फैब्रिक बन रहा हो उतनी अच्छा जितना अपनी को डिमांड है तो फिर अपना गारमेंट प्रोडक्शन सीधा ही हो जाए। लेकिन यार्न एक्सपोर्ट कर देते हैं और फैब्रिक को इंपोर्ट करना पड़ता है, ये दिक्कत का सामना आता है। तो इसमें एक प्रॉब्लम ये भी है कि जो यार्न है वो तो 85 रुपये पर केजी जैसा कि आपकी बुक में बताया हुआ है, और जो गारमेंट है या अपने कह दें कि कोई ट्राउज़र या पतलून बनती है वो लगभग 800 रुपये पर केजी कम से कम पड़ती है। तो यहाँ पे भी इंडिया को घाटा सहना पड़ता है क्योंकि जैसे जैसे प्रोसेस आगे बढ़ता जाता है हर एक स्टेप में वैल्यू ऐड होती जाती है, जैसा कि मैन्युफैक्चरिंग के बारे में आप जानती हो। तो यार्न जो धागा है वो सस्ता होता है, आगे जो गारमेंट है वो सबसे महंगा होता है, बीच में जो फैब्रिक है वो भी महंगा रहेगा। मतलब इंडिया सस्ता जो मटेरियल बेचकर ठीक है और महंगा इंपोर्ट करता है। तो यहाँ पे भी ये इंडस्ट्री की एक प्रॉब्लम है। एक प्रॉब्लम में ये भी है कि इंडिया लॉन्ग स्टेपल जो कॉटन है, लंबे रेशे की जो कपास है उसका एविडेंटली प्रोडक्शन करता है, लेकिन फिर भी
इंडिया को ये इंपोर्ट करना पड़ता है, तो ये थोड़ी सी प्रॉब्लम का यहाँ फेस करनी पड़ती है। एक प्रॉब्लम आती है एरेटिक सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी की एरेटिक सप्लाई, ये भी एक दिक्कत है, ठीक है। नीड अपग्रेडेशन टू मशीनरीज particularly weaving and processing। वीविंग एंड प्रोसेसिंग में जो मशीनरी यूटिलाइज होती है उसको अपग्रेड करने की ज़रूरत है, ये भी एक दिक्कत है। लो आउटपुट ऑफ लेबर का भी जो आउटपुट है वो लो रहता है, ये भी एक दिक्कत का जो सामना है वो इंडिया में करना पड़ता है। तो ये कुछ प्रॉब्लम्स हो गई कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री से रिलेटेड। नेक्स्ट जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री अपने करने वाले हैं वो है जूट टेक्सटाइल इंडस्ट्री। जूट को जैसा अपने एग्रीकल्चर में पढ़ के आए हैं गोल्डन फाइबर कहते हैं। इंडिया में जो जूट इंडस्ट्री है सबसे पहले 1855 में रिश्रा कोलकाता में स्टार्ट हुई थी। हुगली रिवर बैंक, ठीक है। तो जो जूट टेक्सटाइल इंडस्ट्री है उसकी इस्टेब्लिशमेंट इंडिया में सबसे पहले 1855 में रिश्रा कोलकाता में हुगली रिवर बैंक के पास, ठीक है। तो इंडिया में जो जूट टेक्सटाइल की कहानी है वो ऐसे है कि इंडिपेंडेंस से पहले, ठीक है, इंडिया का जूट प्रोडक्शन में अपने कह सकते हैं कि एकाधिकार था, लेकिन पार्टीशन होने की वजह से पहले ईस्ट पाकिस्तान बना, बाद में वो बांग्लादेश बन गया। तो इंडिया का जो 3/4 जूट प्रोडक्शन रीजन है वो कहाँ चला गया? बांग्लादेश में, जो पहले ईस्टर्न पाकिस्तान था, और मिल्स इंडिया में रह गई, ठीक है। तो दिक्कत का सामना यहाँ आना पड़ा कि उन मिल्स के लिए जो रॉ मटेरियल है उसकी कमी पड़ गई, है ना। तो वहाँ पे भी थोड़ा सा ड्रॉबैक आया था इसमें। तो आज एट प्रेजेंट इंडिया जो है वो फर्स्ट प्लेस पे है प्रोडक्शन में जूट टेक्सटाइल के, और सेकंड प्लेस में है बांग्लादेश के बाद उसके एक्सपोर्ट में, ठीक है। प्रोडक्शन में तो फर्स्ट प्लेस पे है लेकिन एक्सपोर्ट में सेकंड प्लेस पे है। अब अपने जो जूट टेक्सटाइल इंडस्ट्री है मेनली उसका लोकलाइजेशन जो है हुगली रिवर बैंक के साथ ही क्यों है, इससे रिलेटेड अपने कुछ जो पॉइंट है वो अपने इसमें स्टडी करते हैं कि जो जूट टेक्सटाइल इंडस्ट्री है हुगली रिवर जो कोलकाता के पास चलती है वहाँ पे भी इसका लोकलाइजेशन क्यों है। तो हुगली रिवर जो है जूट के लिए, एक तो आपको पता है कि इसका जो प्रोडक्शन है उसके लिए अपने कह सकते हैं कि अपने को जो वाटर है वो ज़्यादा क्वांटिटी में चाहिए होता है, या अपने कह दें कि इसके लिए जो फर्टाइल एलुवियल सॉइल है या जिसे अपने न्यू एलुवियल सॉइल या खादर कहते हैं, फ्लड प्लेन में ये होता है, ज़्यादा न्यूट्रिएंट कंज्यूमिंग ये क्रॉप है, ठीक है। तो वो एरिया हो गया। इसके अलावा इसको वॉश करने में, इसकी प्रोसेस करने के लिए भी अपने को वाटर चाहिए होता है, तो वो भी सप्लाई वहाँ पे हो जाती है। और जो चीपेस्ट ट्रांसपोर्ट मोड है वहाँ पे वाटर ट्रांसपोर्ट के थ्रू वो भी वहाँ पे अवेलेबल है। इसके अलावा वहाँ पे रोड ट्रांसपोर्ट, रेल ट्रांसपोर्ट वो भी अवेलेबल है। पास में ही इसके कोलकाता है, ठीक है। और जो बिहार है, यूपी है, उड़ीसा है, उसके ट्राइबल रीजन है यहाँ पे, यहाँ से इसको जो लेबर सप्लाई है वो भी ईजिली हो जाती है। इसके अलावा कोलकाता जो मेट्रोपॉलिटन सिटी है वहाँ से बैंकिंग की फैसिलिटी, कोलकाता पोर्ट की फैसिलिटी, हुगली पोर्ट की फैसिलिटी इसको मिल जाती है इसका एक्सपोर्ट करने के लिए। तो इन सभी फैसिलिटीज़ की वजह से क्या है कि जो जूट टेक्सटाइल इंडस्ट्री है वो हुगली रिवर एरिया में डिस्ट्रीब्यूटेड है।
अब क्या है, आगे अपने बात करें तो जो जूट टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, ठीक है, इसका जो डिमांड है या प्रोडक्शन है या इसका कंपटीशन है, अपने बात करें इन बातों की, तो प्रोडक्शन इंडिया में काफ़ी होता है, लेकिन प्रोडक्शन करने का फिर ही फ़ायदा जब उसकी डिमांड हो। इसका स्टिफ कंपटीशन आ जाता है जो आपकी अपने क्या सिंथेटिक फाइबर है उससे, ठीक है, मतलब पैकेजिंग मटेरियल के लिए ही जनरली इसका यूज़ होता है, लेकिन अगर उसका कंपटीशन अगर सिंथेटिक फाइबर से होता है, वो कंपैरेटिवली इससे सस्ता पड़ता है, तो इसको दिक्कत का सामना करना पड़ता है। ये इसकी एक प्रॉब्लम भी है। अदर इसके कंपटीटर भी हैं, ठीक है, जैसे एक तो इसमें प्रॉब्लम्स में इसकी आ गया स्टिफ कंपटीशन विद सिंथेटिक फाइबर। ये सिंथेटिक फाइबर वाला वहाँ मिस हो गया। कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री में भी सिंथेटिक फाइबर के साथ जो कंपटीशन है वो उसकी एक प्रॉब्लम है। और जो अदर प्रोड्यूसर हैं इसके, इसमें बांग्लादेश आ गया, ब्राज़ील आ गया, इजिप्ट आ गया, उसके बाद में आपका थाईलैंड आ गया, फिलीपींस आ गया। तो ये कुछ देश हैं जो स्टिफ कंपटीशन रखते हैं और सिंथेटिक फाइबर के साथ भी इसका स्टिफ कंपटीशन है, तो इसमें ड्रॉबैक्स आते हैं। लेकिन इंडिया में क्या है कि जो गवर्नमेंट पॉलिसीज़ हैं कि पैकेजिंग मटेरियल के फॉर्म में आप जो मतलब जूट से बने हुए पैकेजिंग मटेरियल है उसका यूटिलाइज़ करोगे तो इसको बूस्ट मिला है, प्रोडक्शन इसका बढ़ाने में हेल्प हुई है, मोटिवेट हुए हैं जो इसका प्रोडक्शन करने वाले हैं। और दूसरा, वर्ल्ड लेवल पे भी ये बात आती है कि जब अपने ग्लोबल कंसर्न की, इन्वायरमेंट कंसर्न की बात करते हैं, क्योंकि ये बायोडिग्रेडेबल है, तो इसकी जगह अगर अपने प्लास्टिक का यूज़ करेंगे वो नॉन बायोडिग्रेडेबल होती है, मतलब उससे एनवायरनमेंट को नुकसान पहुंचता है, इससे सेफ रहता है एनवायरनमेंट, तो भी इसका जो यूज़ है उसको मोटिवेशन मिलता है इसका यूटिलाइज़ करने के लिए। ठीक, तो ये आपकी जूट टेक्सटाइल इंडस्ट्री हो गई, जिसमें इसका एस्टेब्लिशमेंट कब हुआ, 1855 बेशरा कोलकाता के पास। इसका प्रोडक्शन कितना है और इंडिया का प्लेस कौन सा है प्रोडक्शन में, एक्सपोर्ट में, ठीक है। इसके अपने जो लोकेशनल फैक्टर हैं वो पढ़ लिए, जिसमें अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर हो गया, ट्रांसपोर्ट सिस्टम हो गया, ये कुछ इंपॉर्टेंट जो पॉइंट हैं वो उसमें शामिल होते हैं, ठीक है। और उसके अलावा जो लेबर है और पोर्ट फैसिलिटी हो गया ना, कोलकाता से बैंकिंग फैसिलिटी हो गया, और उसके अलावा इसका जो प्रॉब्लम्स हैं कि कंपटीशन है इसका सिंथेटिक फाइबर के साथ और अदर कंट्रीज़ के साथ, तो ये अपने इसमें जूट टेक्सटाइल में पड़ा। अब जो आपका लास्ट है एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री में, वो आती है शुगर इंडस्ट्रीज। शुगर इंडस्ट्रीज की अपने बात करें तो इंडिया जो है वो शुगर प्रोडक्शन में सेकंड प्लेस पे है, और जो गुड़ और खांडसारी है उसमें फर्स्ट प्लेस है इंडिया का, ठीक है। एक बात इसमें ये हो गई। उसके बाद अपने शुगर इंडस्ट्रीज़ की बात करें तो जो शुगर इंडस्ट्री है वो सीजनल इंडस्ट्री है। सीजनल इंडस्ट्री क्यों है? क्योंकि जो इसका रॉ मटेरियल है वो सीजनल होता है, पर्टिकुलर सीजन में ही मिलता है। लोकेशनल फैक्टर की अपने इसके बात करें तो जनरली इसका जो एस्टेब्लिशमेंट है वो अपने यहाँ पे अपने को रॉ मटेरियल अवेलेबल होगा, वहीं पे इसकी एस्टेब्लिशमेंट अपने करते हैं, क्योंकि इसमें जो सुक्रोज पाया जाता है, ठीक है, वो अगर अपने ज़्यादा लंबे टाइम तक या ज़्यादा दूर तक ट्रांसपोर्ट करके लेके जाएंगे तो उसमें सुक्रोज की क्वांटिटी है वो कम होती जाती है। दूसरा, ये वेट लूजिंग मटेरियल है, इसमें अगर 1 क्विंटल अपने पास शुगर केन है तो उसमें से 9 से 12 केजी ही अपने से क्या बनती है, जो शुगर बनती है, तो इसका ट्रांसपोर्ट कॉस्ट ज़्यादा आ जाता है। इस वजह से इसको अपने जो इसका प्रोडक्शन रीजन है वहीं पे ही इसका एस्टेब्लिशमेंट अपने कर देते हैं। इसी वजह से क्या है कि इसका सीजनल नेचर होने की वजह से सुक्रोज कंटेंट लॉस होने की वजह से जैसे जैसे टाइम स्पेंड होता है, तो ये जनरली जो बेनिफिशियल रहती है कोऑपरेटिव इंडस्ट्रीज के फॉर्म में ही बेनिफिशियल रहती है। तो जो शुगर इंडस्ट्री है इसका जो डिस्ट्रीब्यूशन है अपने बात करें तो वो उत्तर प्रदेश, बिहार,
पंजाब, हरियाणा, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटका, तमिलनाडु और केरला में। जो 60% इसके कारखाने हैं वो आपके उत्तर प्रदेश और बिहार में हैं। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ है कि जो इसका अपने कह सकते हैं कि जो शुगर इंडस्ट्री है उसका अपने कह सकते हैं कि जो ट्रांसफ़र है या मूवमेंट है वो धीरे धीरे साउथ वेस्टर्न पार्ट में और पर्टिकुलरली वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया में, जिसमें महाराष्ट्र आ जाता है, वहाँ पे इसका जो अपने कह सकते हैं कि डिस्ट्रीब्यूशन अब ज़्यादा होने लग गया है। ठीक है, इसकी वजह क्या है? क्योंकि जो महाराष्ट्र होता है उसके शुगर केन में सुक्रोज कंटेंट ज़्यादा होता है, उससे चीनी ज़्यादा बनती है और कंपैरेटिवली जो क्लाइमेट है वो कूलर रहता है बजाय कि जो उत्तर प्रदेश और बिहार का रीजन है उसके। ठीक है, इसके अलावा वहाँ पे जो कोऑपरेटिव इंडस्ट्री है वो भी काफ़ी सक्सेसफुल रही है। जैसे आप कोऑपरेटिव में पढ़ के गए ना, जिसमें शुगर इंडस्ट्री इन महाराष्ट्र का एग्जाम्पल आया था, तो वो भी यहाँ पे ज़्यादा सक्सेसफुल है। इसकी वजह से क्या है कि इसका जो डिस्ट्रीब्यूशन है महाराष्ट्र रीजन में, तमिलनाडु रीजन में अब ज़्यादा होने लग गया है। ठीक, तो ये आपकी शुगर इंडस्ट्री थी, जिसमें अपने शुगर इंडस्ट्री में इंडिया का प्लेस कौन सा है। ठीक है, और इसमें गुड़ और खांडसारी का प्रोडक्शन होता है, शुगर का प्रोडक्शन होता है, कौन कौन से इसके जो प्रोडक्शन स्टेट हैं, कैसे इसका डिस्ट्रीब्यूशन अब नॉर्दर्न इंडिया से साउदर्न और वेस्टर्न इंडिया में होने लग गया है, क्या रीज़न है उसके, इसके क्वेश्चनल फैक्टर कौन कौन से हैं, इसको सीजनल इंडस्ट्री अपने क्यों कहते हैं। तो ये आपके शुगर इंडस्ट्री में था। ये आज का अपना टॉपिक था। इसमें अगर आपको ना समझ में आया हो तो आप पूछ सकते हो।